अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि दुनिया में बढ़ती महंगाई और मुल्क में जो जारी शोर शराबा है, सियासी हलचल है, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया। हमने देखा डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये, जबकि बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई है। अब ये फैसला इमरान खान की जानिब से एक ऐसे माहौल में किया गया है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, ओपोजिशन काफ़ी हम देख रहे हैं कि मुतहर्रिक है, फिर लॉन्ग मार्च का एक सिलसिला भी शुरू हो गया है और ओपोजिशन इस सारी सूरत हाल को जोड़ रही है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अननर्व है, घबरा रही है। इस वजह से इस तरह के फैसले, इस तरह के मैयर जो हैं वो हुकूमत की जानिब से लिए गए हैं। क्या वाकई हुकूमत किसी प्रेशर में है? क्योंकि आज हमने देखा कि ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लाहौर के दौरे पर हैं और आज इंतहाई अहम मुलाकात हुई है अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से। चौधरी बरादरान का जो घर है इन दिनों सियासत का मरकज़ बना हुआ है। हमने देखा अपोजिशन की जानिब से भी राबिते किए गए और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से भी चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है। मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, इस पर ज़रा बात करेंगे और इसके साथ साथ ये कि वज़ीर आज़म को ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि वो खुद चलकर चौधरी बरादरान के पास जाएं और उनका एतमाद बहाल करें। क्या कहीं ना कहीं ख़तरा जो है वो महसूस किया प्राइम मिनिस्टर ने? इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ऐलानात किए गए, रिलीफ पैकेजेस के ऐलानात किए गए, इससे मईशत पर क्या असरात होंगे? फिर IMF के हवाले से ज़ाहिर है हुकूमत ने वादा किया था कि अगर IMF का प्रोग्राम के हवाले से कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, तो इसके असरात मईशत पर क्या होंगे? इस पर भी ज़रा तफसील से बात करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो दौरा लाहौर है, चौधरी बरादरान से मुलाकात गई है। क्या लगता है आपको सर, वज़ीर आज़म को क्यों ज़रूरत महसूस हुई खुद चौधरी बरादरान के घर? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं एतमाद का फुकदान या कहीं ख़तरा महसूस किया उन्होंने? सोनिया, वो कहते हैं ना, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन फिर साथ ये भी लोग कहते हैं कि जी देर आए दुरुस्त आए। शायद ये फ़ैसला इस वक्त अगरचे बहुत देर से हुआ, 3.5 साल के बाद हुआ और इसका तनाज़ुर जो बताया जा रहा है कि ओपोजिशन ने शायद का लफ्ज़ आज मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा, कि उन्होंने अपनी तैयारी ख़ासी हद तक मुकम्मल कर ली है अदम एतमाद के हवाले से। सोनिया, जो ख़बरें आ रही हैं वो ख़ासी डिस्टर्बिंग है। देखें जिस तरीके से चौधरी बरादरान को रीच आउट किया गया सबकी तरफ से, सबसे अहम तो देखें शहबाज शरीफ साहब, उनके लोग 14 साल के बाद जाके बकौल लोगों के माथा टेक दिया उन्होंने जाके चौधरियों के पास, और वही चौधरी हैं जिनके बारे में ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब ने 2 लोगों के लिए कहा था, एक शेख रशीद के लिए और चौधरी बरादरान के लिए, कि कभी मैं उनसे बात नहीं करूँगा। बहरहाल सियासत में कहते हैं कि जी कोई चीज़ हतमी नहीं होती, मजबूरी आपको सब कुछ करा देती है। अहम सवाल सोनिया ये कि आज जिस तरीके से बुज़दार साहब भी वहाँ पे गए और बुज़दार साहब का जाने का मतलब तो यही है कि शायद बहुत सारे रुके हुए काम, वो कहा जा रहा है कि जी 15-20 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें उनका बड़ा, जिसको कहते हैं उनके स्टेक्स बड़े हाई हैं चौधरियों के, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, जो भी डेवलपमेंट बजट फंड लेना देना, उसमें कहा जा रहा है कहीं ना कहीं बुज़दार साहब जो है ना वो लिफ्ट नहीं कराते थे या डंडी मारते थे, जो कुछ भी है। उनको ले जाने का मतलब यह है कि जी तुम्हारा बच्चा मैं लाए हैं, दसो कि लेना देना दे को। अच्छा। वो तो एक तरह की एक बात लग रही है कि यही होगी। दूसरी सबसे बात सोनिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 3.5 साल के बाद वहाँ गए और मेरी इत्तलात भी और कुछ मुझे लग भी रहा है कि ये 3.5 साल के बाद एक बड़ी सटल तरीके से ओपोजिशन वालों ने एक मूव किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसको पिछले 2 दिनों से लोगों ने कोई वज़न देना शुरू कर दिया। अच्छा। कि यही इसमें कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन घबराहट है या ये कि भाई अब देखें ना, ये एक जिसको कहना चाहिए बड़े फॉर्मिडेबल स्टेक होल्डर हैं PMLQ वाले ना, 5 लोग उनके यहाँ पे है और 11 लोग उनके पंजाब असलमी में, दोनों तरफ जो है ना वो पलटा दिखा सकते हैं। ये अलहदा बात है कि जो ओपोजिशन वाले बैठे हुए अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं वो अगले सेटअप के लिए तैयार ही नहीं है, या उनको पता ही नहीं है, या इख्तलाफात का शिकार हैं कि बियॉन्ड ये गवर्नमेंट को उठाने के बाद क्या करना है। लेकिन जहांगीर तरीन से भी एहतशाम साहब राबिता किया है, प्राइम मिनिस्टर ने खैरियत दरियाफ्त की है। देखिए वही जहांगीर तरीन है जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था राब्ता नहीं करूँगा, और मेरे अहदाफ और मैं बड़ा क्लियर हूँ कि करप्ट प्रैक्टिसेस अलेजली भी क्यों ना हो, मैं उनसे नहीं हाथ मिलाऊँगा। बहरहाल सियासत फिर वही है कि आज जिस तरह वहाँ पर गए, अगरचे बीमार रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है सोनिया, 3-4 दिन वो शौकत खानम अस्पताल में रहे हैं और बार बार आपको मुझे यही बताया गया जी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में है। बहरहाल 1 हफ्ते के लिए अब लंदन एक स्पेशल जहाज से गए, अल्लाह उन्हें सेहत दे, बीमारी बड़ी सख्त है उनकी। सही। लेकिन इस स्टेज पे
मेरा ख्याल है 2 लोगों के साथ अगर मामला तय हो जाते हैं, वैसे तो हम देख रहे हैं जो बयानात आते रहे हैं, अभी आप मुने सलाई का बयान देख लें जो प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था हम सियासी लोग हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते, मिलना जुलना हमारा रहता है। लेकिन सोनिया ये इतना आसान मामला भी नहीं है। जब आपको मुस्तकबिल के बाग दिखाए जाएं, मतलब मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि चीफ मिनिस्टरशिप परवेज़ इलाही साहब के लिए बड़ी अहम है। अगर उनको ये ऑफ़र होती है और वो मान जाते हैं और मान के जाते हैं, वो तैयार बैठे, मिल जाती है, तो जाहिर है फिर वो पीटीआई को गुड बाय कह के साइड पे हो जाएंगे। असल सवाल है कि 1.5 साल तक ये क्या बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, और हमारे यहाँ जिस तरह की माजरत के साथ सोनिया सियासत गिर्द घूमती है, आप देख लें जिस तरह लेन देन के हवाले से, फ़ायदे पहुँचाने के हवाले से, वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके कर सकते हैं। यही तरीका एमक्यूएम के लिए भी कहा जाता है कि उनके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बहरहाल आज उनका जाना इस लिहाज से बड़ा अहम है, बेहतर है कि अगर कहीं गलतफहमी थी या कम अज़ कम उन्हें ये नाराज़गी थी कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पास नहीं आए, तो एक किस्म का गिला उनका दूर हो जाता है। आपको लगता है सर सारी गलतफहमियां दूर हो गई? ये मैं नहीं सोनिया कहता। देखिए एतमाद इस हद तक तो बहाल हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हमारे आदर पे आ गए हैं। अब बात यह कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। देखिए ना, अगर ये इस बात में वजन है कि पीएमएल ने कुछ लोगों को वादा कर लिया है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि जी हल्फनामे भी शायद इस तरह के आते हैं इस मौके पे कि जी आप अगर डी सीट होते हैं, अनसीट होते हैं, मतलब आपके डिफेक्शन क्लास लगती है, आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाते हैं, तो हम अगले इलेक्शन में आपको टिकट देंगे। एक तरफ इस हद तक उनकी तरफ से ऑफर आ रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर का आज जाना ये बहुत सिग्निफिकेंट है, और मेरा ख्याल है आई ओपनर भी है। शायद मेरा ख्याल है आज के बाद हुकूमत इतनी आसानी के साथ रिजेक्ट नहीं कर सकती जो कुछ इस वक्त प्लान हो रहा है अपोजिशन के क्वार्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माहिर मौशियात आबिद सुलहरी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का भी। आबिद सुलहरी साहब, ज़ाहिर है सियासत में तो काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, जिस पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। दूसरा, अगर मईशत के हवाले से बात करें तो मईशत में भी इतनी जान नहीं है कि एकदम से इतने रिलीफ पैकेज अनाउंस किए जाएं, और इंटरनेशनल मार्केट से भी कंपेयर किया जा रहा है। सर आप कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की कल की स्पीच को, स्पेशली ये जो रिलीफ दिया गया है? वो कहते हैं उर्दू में ना जाए रफ्तन ना पाए, फारसी में ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन। तो अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही थी तो फिर भी बहुत तनकीद हो रही थी कि लोग महंगाई से मर रहे हैं। देखें जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और 15 दिन के बाद, और ये बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। अगर हुकूमत जो है वो उस पर रिलीफ देने पे राजी होगी तो अब उस पर एक नई तनकीद शुरू होगी कि जी ये क्या टाइमिंग है, अपोजिशन जो है थोड़ा सा एक्टिव हुई और हुकूमत जो है उसने रिलीफ का ऐलान कर दिया। देखिए, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। पहले तो इसको वेलकम करना चाहिए कि ये एक मूव, एक बेहतर मूव है। वाकईतन जिस तरीके से इस वक्त एनर्जी प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, खुसूसन रूस और यूक्रेन के तसादम के बाद, तो उसके बाद अभी कुछ भी फोर्स ही नहीं किया जा सकता कि ये एनर्जी प्राइसेस कहाँ पे जाके रुकेंगी, और क्या ये जो अशोर्ड सप्लाई ऑफ गैस है ये मौजूद भी रहेगी या नहीं, क्योंकि रशिया पे अगर सैंक्शन वाकईतन वो लग जाती हैं जो भारी भरकम किस्म की, तो 40% जो गैस जो कि वो यूरोप की सप्लाई करता था, इसका मतलब है कि यूरोप को अल्टरनेटिव सोर्सेज देखना होंगे, और वो सोर्सेज क्या होंगे, वही जिनसे हम गैस लेते हैं। तो जैसे हमने देखा कि मार्च के जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट थे, अभी वो रशिया और यूक्रेन का तसादम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन वो डिफॉल्ट करके उन्होंने शिपमेंट आगे भेज दी, तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा मसला बन सकता था। सही। तो इस सारे में पस मंजर में हुकूमत ने फैसला किया कि जी एनर्जी की कीमतें क्योंकि सबसे ज्यादा पिंच कर रही है लोगों को, तो एनर्जी की कीमतों पे एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है, एक सर्टेनिटी दे दी जाए। तो वो 4 माह के लिए अगला बजट आने तक उन्होंने कहा कि जी हम 10 रुपए कम करके और इसको यहीं पे फ्रीज कर देते हैं। बिजली के लिए भी जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो उन्होंने कहा कि वो हर महीने बिलों में एडजस्ट होते रहेंगे। फरवरी के जो है वो मार्च के बिल में आएंगे, मार्च वाले आगे अप्रैल के बिल में। अब जो अगला सवाल पैदा हो रहा है वो ये है कि इसके लिए पैसे कहाँ से आ गए, एकदम से पैसे कहाँ से आ गए। सही। तो ये वैसे आज ये सवाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी गवर्नमेंट से किया, इसका भी डिटेल जवाब लेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, ये जो आबिद सुलहरी साहब ने बात की है
कि अपोजिशन कल तक हुकूमत पर बड़ी तनकीद कर रही थी कि ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दिए। हालांकि हुकूमत जस्टिफिकेशन दे दे के थक गई थी कि चूंकि आलमी मार्केट्स में प्राइसेस बढ़ी हैं तो यहाँ प्राइसेस बढ़ाना हमारी मजबूरी है। लेकिन आज प्राइसेस बढ़ने के बावजूद इंटरनेशनल मार्केट्स में हुकूमत ने कम किए, तो अपोजिशन का मौकिफ क्या है? खाकान अब्बासी साहब ने इस हवाले से आज क्या बात की, जरा तो आज जरा ये मैं समझा दें कि ये 10 रुपए कमी जो आपने दावा किया है या वादा किया है, ये कमी कहाँ से पूरी होगी, इसकी क्या वजूहात है? क्योंकि दुनिया की मार्केट में तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आगे भी बढ़ने की तवक्को है। IMF का प्रोग्राम क्या आपने छोड़ दिया है? क्या आपने जो वायदे किए थे उनसे हट गए हैं? ये अफसोस की बात है कि आज वो हुकूमत जो 4 साल अवाम को कुछ ना दे सकी, जिसने मईशत को तबाह किया, आज वो अपने आखिरी दिनों में अवाम को एक नाम निहाद रिलीफ देने की कोशिश करके चंद वोटें हासिल करने की कोशिश में मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है। ये पंजाबी का मुहावरा है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। एहतशाम साहब, कल तक तो तनकीद हो रही थी कि हुकूमत जो है वो प्राइसेस में कंट्रोल नहीं कर रही, कमी नहीं कर रही, आज की तो फिर ये तनकीद। देखिए ना, वो अभी जो बात कर रहे थे ना, अब किसी बात पे भी खुश नहीं होते हैं। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये कैसे दे दिया और क्यों दे दिया। मुझे लग रहा है कि ये सवाल हो रहा है क्यों दे दिया। और माजिद के साथ आबिद, मुझे लगता है कि वो कहते हैं पंजाबी में बड़ी कम्युनिटी खुशी हो रही होगी वो लोग जो देख रहे होंगे इसको कि इन्होंने क्या बात की। मेरिट पे देखा जाए तो मेरा ख्याल है आई एम श्योर कि उनके अपने लोग भी तनकीद करेंगे कि ये बात आज करना उनका बनता ही नहीं था। भाई आप सवाल ज़रूर करें, जो सवाल आपने पूछे हैं कि जी ठीक है पैसा कहाँ से देंगे। समझ आती है सोनिया कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसका कितना होगा। कहा जा रहा है कि 237 से 250 रुपया एडिशनल आपको खर्च करना पड़ेगा। ये जो मजर लिया आपने 12,000 से 14,000 एहसास प्रोग्राम के लिए आपने बढ़ा दिया माहाना। अभी सवाल ये, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए हुकूमत के पास कुछ मिनी बजट जो पेश हुआ था 550 अरब का, वो भी कुशन मौजूद है। और 1.4 बिलियन डॉलर की जो IMF की एमरजेंसी असिस्टेंस है उसमें से भी पैसा खर्च किया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम मेरा ख्याल है, आबिद आप जवाब दीजिएगा, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि जब आप खर्च नहीं करते तो बजट का खसारा नहीं होता। जब आप बेल्ट टाइटनिंग करते हैं, अभी ये पैसा कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट बजट से भी कट किया जाएगा, सेविंग्स की मद से भी निकाला जाएगा। तो सवाल यह कि ये तो खर्च होने जा रहा है, तो सवाल यह कि 6.9% का जो आपका बजट के खसारे का हदफ है, मुझे तो लगता है, जो थोड़ा बहुत मुझे समझ आती है कि वो बजट का खसारा जो है ना वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, खर्च करेंगे तो पैसा, उसके बाद खसारा बढ़ेगा। जी देखिए, इस पे टाइमिंग जो है वो तो सियासी टाइमिंग, कोई पॉलिटिशियन इस पे हुकूमत की तरफ से ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि एज पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप हमको पिछले 2-3 महीने से हमें टास्क दिया गया था कि जी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कोई मैकेनिज्म जो है वो बताए जाए। शौकत तरीन साहब की सरबराही में ये ग्रुप जो है ये तकरीबन महीने में 1-2 दफ़ा मिल रहा था और हमने मुख्तलिफ ऑप्शन जो थी वो पेश की थी। टारगेटेड सब्सिडी की ऑप्शन भी हमने पेश की थी, लेकिन टारगेटेड सब्सिडी पे फिर हमें लग रहा था कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी तजवीज़ ये थी कि मोटरसाइकिल वालों के लिए, रिक्शा, चिंची, इनके लिए कीमतें अलहदा हों, जो आपकी बड़ी गाड़ियां उनकी कीमतें अलहदा हों। बट फिर ये एहसास हुआ कि ये कहना तो शायद बहुत आसान है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उस पर जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है उस पर बेताशा स्कैंडल्स जो है वो बन रहे होंगे। दूसरी तजवीज़ ये थी कि हम जो एहसास प्रोग्राम की एग्जिस्टिंग पेमेंट्स हैं उन्हीं पेमेंट्स को बढ़ा दें, जो उसके थ्रेशोल्ड को ज़्यादा लोगों को उसमें कवर कर लें। लेकिन फिर जो मिडिल क्लास के बारे में जब आर्गूमेंट आया कि जी मिडिल क्लास जो है वो ना तो एहसास प्रोग्राम की बेनिफिशरी है, ना वो लाइनों में लग के कोई चीज़ खरीद सकती है, राशन वगैरह, तो उसका क्या करेंगे। तो उस पर फिर ये आया कि अच्छा जी 4 महीने के लिए इसको कीमतों को 10 रुपए कम करके फ्रीज कर देते हैं। अब जो टोटल खर्चा होगा मैं थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बता दूं कि 1.5 बिलियन लीटर जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल पूरे महीने में। उस 1.5 बिलियन लीटर पे जब आप 10 रुपए का कंसेशन देते हैं तो 15 अरब रुपए का ये महीने का खर्चा है। इसी तरीके से बिजली के बिलों में जब आप 5 रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज की मद में, और ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ जो सेकंड से 5th स्लैब तक है और तमाम कमर्शियल मीटर्स उनके लिए है। ये ठीक बता रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा सवाल ये था आपसे कि एडिशनल मेजर्स जो लिए जाएंगे 237,
ये 6.9% का ये बजट का खसारा, इस पे आप बताएं कि ये बढ़ेगा, कम होगा या यहीं रहेगा? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये 17 अरब जो है ये आएगा आपका जो बिजली का इसका इम्पैक्ट है महीने का। तो तकरीबन 130 अरब रुपए का ये इम्पैक्ट है और बाकी कुछ 100-150 अरब 125 अरब रुपया जो है वो रखा है हुकूमत ने कि अगर कोई एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है, कोई क्रूड ऑयल की कीमत बड़ी बढ़ जाती है या कोई और इशूज, तो उनके लिए रखा है। तो अब ये आएगा कहाँ से? ये 2-3 इसके सोर्सेज जो है वो इस वक्त आइडेंटिफाई हुए हैं। एक तो ये है कि आपकी जो ऑयल कंपनीज है, ऑयल कंपनीज का जो डिविडेंड है, उसका जो प्रॉफिट है पिछले 2-3 सालों का, और आपने बार बार सुना होगा ये कहा जाता है कि हमारी जो बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं उनके प्रॉफिट जो है वो इस वक्त अरबों रुपए में है, जिनको वजीर आजम ने रिक्वेस्ट भी की थी कि वो अपना जो तनख्वाहें हैं वो थोड़ी बढ़ा दें लोगों को, ताकि वो शेयर करें अपनी प्रॉफिट। तो एक तो ये है। अब इसमें सवाल जो आएगा वो पीएसओ का जो प्रॉफिट है वो मेरी इत्तला के मुताबिक वो थ्योरेटिकली तो है वहां पे, लेकिन जो पीएसओ का अपना सर्कुलर डेट है उसकी वजह से शायद वो पैसे वहां पे नहीं होंगे, लेकिन वो बजट से बाहर है, वहां से वो एडजस्ट किए जा सकते हैं और बाद में सर्कुलर डेट की मद में उसको पूरे किया जा सकता है। दूसरा, एहसास प्रोग्राम के लिए पैसे थे जो कि ऑलरेडी एलोकेटेड थे इस साल के बजट में, लेकिन एहसास प्रोग्राम के वो इनिशिएटिव थोड़े से स्लो वो टेक ऑफ हो रहे थे या मोडेलिटीज अभी फाइनल नहीं थी। तो वहां से पैसे जो 12,000 से 14,000 करना है ये वहां से आ जाएंगे। तीसरा, जैसा कि एहतशाम साहब ने बताया था कि कुछ पैसे बचे पड़े थे वो जो IMF का जो मिला था $1.4 बिलियन, और मेनली वो एक्सचेंज रेट गेन है, क्योंकि आपको डॉलर्स मिलते हैं, अगर एक्सचेंज रेट जो है वो गिर रहा है तो डॉलर्स कैश कराएंगे, ज्यादा पैसे आपको मिल रहे होंगे। कुछ पैसे वहां पे पड़े हुए हैं। 33 अरब रुपए की अगर आपको याद हो तो शौकत तरीन साहब ने जब वो अपना मिनी बजट पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास सब्सिडी का कुशन जो है वो मौजूद है, और प्लस आपका जो PSGP है उसमें कुछ ब्रिक एंड मॉर्टर प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा ट्वीट करके कुछ पैसे वहां से आएंगे। तो पैसे मौजूद है, इसका कुछ शायद बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट जो है उस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इस पर असर पड़ेगा वो पड़ेगा करंट अकाउंट डेफिसिट पे। जाहिर है कि जो आपका इम्पोर्ट बिल है, अगर हम पेट्रोल और डीजल जितना मर्जी महंगा होता जाए, अगर अगले 4 महीनों में उसको कांस्टेंट रखते हैं तो जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड तो पूरी हो रही होगी। चले सोनिया आपसे पूछेंगे, आप भी करंट अकाउंट डेफिसिट का जो जिक्र किया आपने 19 बिलियन से आप वाकई आप ले आए थे 1.5 बिलियन के ऊपर, लेकिन ये फिर बाय जून 30 ये तो 14 बिलियन के करीब होने जा रहा है, एस्टिमेट सारे बता रहे हैं। तो मतलब है कि एक आप जिसको कहते हैं सर छुपाने की जगह एक थोड़ी सी ढूंढते हैं तो दूसरी तरफ कुछ और चीज़ जो है ना वो खाली हो जाती है। तो ये हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल नहीं होगा कि इधर से रिलीफ दें, उधर से करंट अकाउंट जो है ना वो भी डेफिसिट भी बढ़ जाए? देखिए, अब जाहिर है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज में रहते हुए ही फैसला करना है ना। हुकूमत के लिए बड़ा आसान होता कि एक तो चीज ये थी जो वो करते चले आ रहे थे कि भाई आप पेट्रोलियम लेवी भी ले रहे हो कि हम जो कीमतें जो है एनर्जी के टैरिफ वो भी ऑटोमेटिकली पास ऑन होती चली जाएंगी। अगर ये सर्कमस्टांसेस नॉर्मल हालात में होते तो शायद इतनी अर्जेंसी ना होती इस पैकेज की। इस पैकेज की अर्जेंसी बनी रशिया यूक्रेन वार के बाद, जबकि आपको नहीं पता। हमने देखा था जिस दिन वार शुरू हुई अगले दिन $103 पर बैरल पे क्रूड चला गया, उससे अगले दिन $105 पर बैरल पे चला गया, आज भी 100 से ऊपर है। तो अब अगर आपको पता ही नहीं कि ये किस तरह नहज जाएगा तो अवाम के लिए एक अनसर्टेन और अनप्रडिक्टेबल सी सिचुएशन रहेगी। जाहिर है उसमें हुकूमत की कोशिश है कि वहां पे लोगों को कुछ रिलीफ दिया जाए। ठीक है, हुकूमत की कोशिश होगी कि अवाम को जितना हो सके रिलीफ दिया जाए। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब आएंगे तो मजीद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब एहतशाम साहब, एक तरफ तो जाहिर है इन मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने, इसको सराहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है ये जो कीमतों में इजाफा है ये तो IMF की शराइत हैं। इससे पहले भी IMF का प्रोग्राम सस्पेंड रहा और हमें बड़ी कड़ी शराइत माननी पड़ी। हाल ही में हुकूमत वादे करके भी आई है। तो सर आपको क्या लगता है IMF की तरफ से कोई सख्त रिएक्शन का सामना करना? देखिए, मैं थोड़ा सा जो मुझे सोनिया अंदाज़ा है जो मुझे खबर के तौर पे चीज़ लग रही है मैं बताऊंगा, बाकी आप भी ज़्यादा बेहतर बताएंगे हमें जो गवर्नमेंट के साथ भी इंटरेक्शन बड़ा रेगुलर करते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई ऐसी बात कर लें कि जिस पे IMF रिएक्ट ना करे।
मुजम्मिल असलम साहब का ट्वीट देख रहा था, सही है गलत जिसमें वो कह रहे हैं कि जी IMF की मर्ज़ी के साथ ये सब कुछ हुआ है, उनको एतमाद में लेके किया गया। अब किस हद तक एतमाद में लिया गया, किस लेवल पे ये बातचीत हुई है, बज़ाहिर तो मुमकिन नहीं लगता, लेकिन हो सकता है ऐसा किया गया हो। लेकिन सवाल यह है कि भी IMF किस तरह मान जाएगा ये कड़ी शराइत पे। ये वही चीज़ें हैं जिसके ऊपर आबिद आपको पता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कई दफ़ा कि जी नथिंग डूइंग जब आए थे, कोई मैं कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा, नए टैक्स नहीं लगाऊंगा, बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी। अल्टीमेटली करना पड़ा हमें, माजरत के साथ सॉरी करके वापस हम आए। अब सवाल है कि स्टेज पे प्रोग्राम सस्पेंड होता है नहीं होता, किस हद तक एतमाद में लिया गया IMF का, ये बड़ा क्रूशल सवाल है। लेकिन मुझे आबिद जो मेरी इत्तलात हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये वो कहते हैं हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। अब ये IMF का सख्त शिकंजा और हर बात में हमें अब देखें फेटअप में भी फंसे हैं। IMF की शराइत की वजह से वर्ल्ड बैंक, ईस्टर्न डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, बायलैटरल क्रेडिटर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स सारे इनकी तरफ देख रहे होते हैं कि क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकॉनमी। IMF अगर देगा तो सारे मामला चलेंगे। फसाद ही है हमारे यूरो बॉन्ड लॉन्च होना, सुकूक बॉन्ड लॉन्च होना, वो भी इन्हीं के ऊपर सारा कुछ रह गया, IMF के ऊपर ही। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद ये जो मुझे आज कुछ लोगों ने बताया कि ये प्राइम मिनिस्टर का एक रिएक्शन भी हो सकता है। और फिर जो मैं बात कर रहा था क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी, ये प्राइम मिनिस्टर का जाना बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में और फिर उनकी मीटिंग होना प्रेसिडेंट शी से और फिर वहाँ पे रूस के सदर पुतिन से मिलना और फिर वहाँ पे चले जाना, मॉस्को होके आना इस क्राइसिस पीरियड में, कुछ लोगों का ख्याल है कुछ लोगों का ख्याल है जो मेरे खासे ज़िम्मेदार लोग लगते हैं जिनसे मेरी बात हुई है कि भी एक हद तक तो हम प्रेशर जो है ना बर्दाश्त कर सकते हैं। किस हद तक हमें आप लेके जाएंगे कि भी हमारे हाथ पाँव बन जाएँ, आवाम तकलीफ़ में हों, तो ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगला इलेक्शन भी जीतना है, इतना सख्त क्रिटिसिज्म है, अपोजिशन इकट्ठे होकर बैठी है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से रिलीफ। कुछ लोगों का ख्याल है कि चाइनीज़ जो है ना वो एक किस्म की सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। एक तो फिजिकल सपोर्ट उनकी जो बड़े पैमाने पे आ रही इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वो जो 9 हमारे इंडस्ट्रियल जोन बनने हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी, इकोनॉमिक जोन, वहाँ पे आ रहे हैं। फिर कुछ कहा जा रहा है कि चाइना ने, आबिद ये कहा जा रहा है कि हमेशा 70 बरस में उन्होंने कभी कैश पैसा नहीं दिया, पाकिस्तान को कैश पैसा दिया, 6 बिलियन तक दे चुके हैं। और इत्तलात हैं कि उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, जिस तरह चाइनीज़ गवर्नमेंट और उनका लीडर डिफाइंस दिखा रहा है वेस्ट को और ख़ास तौर पर रशिया के मामले पे कि भी आप किसी के बैकयार्ड में जाके लॉन में बैठेंगे तो रिएक्शन तो होगा जी। तो मुझे लगता है कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं से ये सपोर्ट चाइनीज़ की तरफ से भी आ जाती है कि खुदा ना खास्ता आप पे कोई इस तरफ लेके आते हैं, मजीद आपको जिसको कहते हैं स्ट्रैंगल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर चाइनीज़ भी हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। चलें, ये तो अपनी बात है। मेरा सवाल यही है आबिद साहब से कि इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बैठते हैं कि कब तक हम हॉस्टेज के बन के की पोजीशन में हम रहेंगे, क्यों नहीं अपने आप पे निसार करते। ये इतना बड़ा एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, FPR की रिस्ट्रक्चरिंग हो, टैक्सेशन के सिस्टम को बेहतर किया जाए। हर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद हम बैठे होते हैं कि जी अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कोई कामयाबी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। इस हवाले से जो कहा जाता है कि अपने पाँव पे खड़ा होना, आबिद आपको लगता है कि हुकूमत उस तरफ जा रही है कि FBR को इतना वाइब्रेंट कर देंगे, रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, रिफॉर्म जो इतने अरसे से रुक रही हैं वो हो जाएंगी ताकि हमें रेवेन्यूज़ बढ़े। अच्छी बात है, आज मैं देख रहा था पहले 6 माह में तो 12 लाख एक्सीड कर गया हमारा रेवेन्यू, अब जो हदफ था हमारा जी, पहले 6 माह में एक्सीड कर गया। इवन जनवरी का जो था आपने देखा कि टारगेट से 2 अरब रुपए वो ज्यादा हो गया। देखिए, जैसे पीपल्स पार्टी का जो दौरे हुकूमत है उसको मैं हमेशा कुछ देता होता हूँ एडिट पॉइंट्स कि उन्होंने 2 फ्लड्स देखे उस हुकूमत ने, और उस हुकूमत ने सबसे जो हाईएस्ट उसकी पेट्रोल प्राइसेस थी पेट्रोलियम की वो देखी, 145 डॉलर पर बैरल का क्रूड जो है वो हो गया था उनके दौर में। इसी तरह से इस हुकूमत को ये अलाउंस देना पड़ेगा कि पहला साल जो था इनका वो थोड़ा सा नॉर्मल गुजरा। 2019 में के बाद आपने देखा कि 2020 सारा कोविड में गुजर गया, 2021 सारा कोविड में गुजर गया, 2022 अगेन अभी तक ओमिक्रॉन जो है वो उसने आपकी जान नहीं छोड़ी है। और ऊपर से सोने पे सुहागा के रशिया और यूक्रेन की इस तसादम की वजह से एनर्जी की कीमतें, जो कि लग रहा था कि शायद जो कोरोना की एक अनइवन रिकवरी के बाद स्पाइक पे गई थी, एक पॉइंट पे जाके लग रहा था कि सैचुरेट होगी या वापस आएंगी, वो मजीद ऊपर चली गई। तो ये सारी चीजें जो है ये हुकूमत के साथ हो रही हैं और उनके दरमियान जिग जैग करते हुए अपना रास्ता बनाना जो है वो बहरहाल आपको इस हुकूमत को थोड़ा सा अलाउंस देना पड़ेगा। मुझे अगर आज से 4, 5, 6 साल बाद अगर जिंदगी रही, अगर लिखना पड़ा इस हुकूमत के बारे में कि 5 सालों में जो बिगेस्ट अचीवमेंट थी वो क्या थी, तो मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट ये थी
होगी उस वक्त कि जी हम कोरोना से बच गए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैं बहुत से दोस्तों से उस वक्त इंटरेक्ट करता था जो कि जिनकी प्लानिंग ये होती थी कि जी हम कनाडा में या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, पाकिस्तान में तो वैक्सीन मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी तो वो 2 नंबर होगी। लेकिन हमने देखा कि माशाल्लाह इस वक्त हमारी निस्फ आबादी जो है अडल्ट पॉपुलेशन वो वैक्सीनेटेड बैठी है। तो ये आपको कुछ ना कुछ जो चीजें थी वो हो रही है। अब बात आती है इकोनॉमिक रिकवरी की कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं। तो अगेन उसमें 2-3 फैक्टर्स है। एक फैक्टर आपको जो आपने थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे बात की वो आपको आज रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उसका आइडिया हो जाएगा। अच्छा। आज जनरल असेंबली का एक स्पेशल सेशन हो रहा है जिसमें वोटिंग हो रही है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई पे, और उसमें वेस्ट और वेस्ट के सारे इत्तेहादी जो हैं वो ज़ाहिर रशिया के कंडेम करेंगे। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने एब्सटेन किया, वोट नहीं दिया, चाइना ने एब्सटेन किया, वोट नहीं दिया, यूएई ने एब्सटेन किया, उन्होंने वोट नहीं दिया, बाकी रशिया ने वीटो किया, बाकी जो 11 ममालिक थे उन्होंने रशिया के अगेंस्ट वोट दिया। तो अब हमें देखना है कि जाहिर है मुझे लग रहा है जो कि पाकिस्तान उससे अब्सटेन करेगा, रशिया को कंडेम नहीं करेगा, और ये एक बड़ी क्लियर जो नॉन अलाइंड हमारी स्ट्रेटेजी है ये जारी होगी, और इससे अमेरिका को भी एक मैसेज पहुंच रहा होगा कि पाकिस्तान जो है उसको आप एक खास हद से आगे दीवार से नहीं लगा सकते। पाकिस्तान अपनी ऑप्शन दूसरी खोल देखना शुरू कर देगा, और शायद इसका असर ये हो कि आपको IMF की तरफ से थोड़ी लीनियंसी मिले, आपको फैटफ की तरफ से, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस ग्रे लिस्ट से हम निकल पाए इस प्लानिंग में जो कि चल रही है, लेकिन हो सकता है कि वहां पे कुछ रिलैक्सेशन मिले। तो पाकिस्तान को कम से कम अपनी ऑप्शन जो है वो सारी खुली रखनी है। और लेकिन आप एक चीज़ बताइएगा, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये हमारा या गवर्नमेंट का जो हम इस अंदाज से सोचते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, मिसप्लेस जिसको कहते हैं ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि हम IMF पे प्रोग्राम में रहते हुए अमेरिका के साथ जिस तरह की हमारी तजारत और हमारे मामलात हैं, हम इतनी आसानी के साथ वहाँ से निकल नहीं सकते, हमारी मुश्किलात पैदा करते रहेंगे। अभी देखें इतलात ये आ रही है कि जी 6ठी एमनेस्टी स्कीम हुकूमत देने जा रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को, उससे कीनोट को रिवाइव करने के हवाले से डेफिनेटली IMF इसके ऊपर फिर आपके ख्याल में नहीं चीखेगा, इसके बारे में नहीं फिर अब सरजश वाली बात होगी। तो ये कितना कम IMF को हम आजमा रहे हैं इस सारे मामले में, और कितना जो कहा जाता है कि IMF का प्रोग्राम अभी जो स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है 43% उनके शेयर है अमेरिकन के, वो तो डेफिनेटली दबाव बढ़ाएंगे हम पे। तो फिर क्या ये दबाव उधर से आएगा, इसको हम सस्टेन कर पाएंगे बाय हैविंग सम काइंड ऑफ जी सपोर्ट फ्रॉम चाइना? देखिए ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन जो मेरी जाती एक जो एनालिसिस है वो ये है कि देखिए IMF का प्रोग्राम आपका सितंबर 2022 में वैसे भी कंक्लूड होना है, और जो आपके मिस्ड रिव्यूज हैं मुझे नहीं लगता कि वो सारे रिव्यू पूरे होंगे। आपका वो उन्होंने कोविड में एक रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी में एक्स्ट्रा से $1.4 बिलियन दे दिया था। उसके बाद जब SDR की रिप्लेसमेंट हुई, अगेन आपको कोई वहां पे $2.5 अरब जो थे SDR की शक्ल में मिल गए। हमें कोई वेवर नहीं दे रहे। अभी आप ये देखिएगा, ये PMLN की हुकूमत को उन्होंने 12 से 14 वेवर दिए थे, इस हुकूमत को एक वेवर नहीं दिया उन्होंने। वेवर नहीं मिलेगा, वेवर तो मैं इस पे कई दफा लिख चुका हूँ कि वेवर नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए डेविल्स एडवोकेट बन के देखूं कि हुकूमत कहाँ पे सोच रही है, तो हुकूमत शायद ये भी सोच सकती है कि भाई सितंबर में तो ये प्रोग्राम वैसे भी क्लोज हो जाना है। अगर इसको सितंबर में क्लोज होना है, जून का जो बजट होगा वो एक डिसाइसिव फैक्टर होगा। लेट्स से कि जी आपको जून तक IMF आपका अगला रिव्यू कंप्लीट नहीं करता जो कि मार्च में होना था, तो वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, अगर किसी तरफ से कोई आपको थोड़ी बहुत वहां पे तकिया करने की गुंजाइश जो है वो नजर आती है, कोई ना कोई अगर कोई बातचीत हो चुकी हो, तो जो प्रोग्राम सितंबर में खत्म होना हो सकता है वो जून में खत्म हो जाए। माजरत के साथ ये भी कहा जा रहा है, गवर्नमेंट के लोग ये कह चुके हैं कि IMF का प्रोग्राम अगला प्रोग्राम लेना भी एक जो है ना एक हमारे लिए मुश्किल है, हर सूरत में हमने लेना ही लेना अगला प्रोग्राम भी। अगला प्रोग्राम मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसको कि 1 साल रह गया हो इलेक्शन में जाने के लिए वो IMF प्रोग्राम में जाए। जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी, PTI आए कोई और पार्टी आए अगले इलेक्शन के बाद, वो तो यकीनी है कि फौरी तौर पे IMF के पास जाएगी और इससे ज्यादा कड़ी शराइत के साथ जाएगी। लेकिन अभी तक का जो मुरव्वजा तरीकाकार है, जब भी सियासी हुकूमतें होती हैं, सियासी जमातें, आपने देखा कि PMLN ने 2017 तक उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर को भरपूर तरीके से मुकम्मल किया, IMF प्रोग्राम कंप्लीट किया, और उसके बाद एकदम से वो स्पेंडिंग स्प्री पे चले गए।
तो हर हुकूमत जो है अपने आखिरी इलेक्शन ईयर से पहले वो चाहती है कि वो कि वो स्पेंडिंग आवाम के स्प्री पास में ना आए। जाए। यस, उससे फिजिकल डेफिसिट आएगा सही। जिसको अगली हुकूमत ठीक भुगतेगी, है, ठीक है, खा यही पार्टी हुकूमत बना ले। लेकिन अभी तक की जो हिस्ट्री है हमारे यहाँ इलेक्शंस ठीक की, है। उस पे मैं तो नहीं समझता कि ये दोबारा से अगला प्रोग्राम जो है ठीक। वो होगा। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ आएंगे मजीद भी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जिन रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया गया, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इन पॉपुलर इकदाम से सियासी दबाव का मुकाबला कर रहे हैं? कोई आपको लगता है कि अपोजिशन के लिए काउंटर पॉपुलर मेजर्स लिए जा रहे हैं? सुनिए, सियासत में तो हमेशा चाहे कोई इसको एग्री करे डिसएग्री करे, गलत हो या सही हो, मेरा ख्याल है हुकूमत को बाज़ औक़ात बड़े कड़े फ़ैसले करने होते हैं और मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं, और वो बाज़ औक़ात वाकई उनकी इकनॉमिक टर्म में नुकसान भी हो रहा होता है, लेकिन उनको करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, ये महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह अभी आबिद भी बात कर रहे थे, बड़े मुश्किल फ़ैसले किए गए, तो अब देने के लिए कुछ नहीं है। अब इस सारे मामले को इस तरह देखने की ज़रूरत है कि जितने हमारे अब इस वक्त स्टेक होल्डर हैं सियासी तौर पे इस निज़ाम के ना, उनके सोनिया बड़े वाज़ेह अहदाफ हैं। देखिए, अब जो इत्तलात आ रही हैं वो कहते हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब जो है ना और चौधरी बरादरान, ये परवेज़ इलाही साहब की चीफ मिनिस्टर से कम से नीचे नहीं आएंगे। अब जो इत्तलात आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि जी वो अपने लोगों को, यानी अपोजिशन के लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर इनको नहीं बनाना तो मुनीस इलाही को 3 माह के लिए चीफ मिनिस्टर बना दें। और दूसरी तरफ जरदारी साहब लगे हैं कि बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाना, वो कहते हैं 3 माह के लिए बिलावल को बना दिया जाए। तो ये तो आप देखें ना, घर में रेवड़ियाँ बांटने की बात हो रही है। अब हकीकत में ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल सवाल है। एक मुश्किल हुकूमत के लिए बहरहाल है कि जितना लेट अपने इत्तेहादियों को अप्रोच किया गया उसका नुकसान हुआ। जिस तवातर के साथ ओपोजिशन के लोग चौधरी बरादरान को, PMLQ को, GDA को, बाप के लोगों को मिलते रहे हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ से कहा जाता है कुछ ना कुछ एश्योरेंसेस गारंटीज़ उन्होंने ली हैं और फ्यूचर के आदाब भी बताए हैं। क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि जी हुकूमत को हटाना तो चलें ठीक है, नंबर गेम आपकी होगी, हटा देंगे इमरान खान साहब को, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? अगले सेटअप की किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, कि 1.5 साल के लिए हुकूमत होगी, इंटरिम गवर्नमेंट होगी। क्योंकि नवाज शरीफ साहब सुना है वो ये कह रहे हैं कि जी मैं किसी सूरत में सेटअप को नहीं मानूंगा, मैक्सिमम आप 3 महीने के लिए आएँ, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएं, उसके बाद वही हुकूमत ने इलेक्शन कराए। क्योंकि उनको पता है नवाज शरीफ को, सोनिया, अगर परवेज़ इलाही अगले 1.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो 2023 में वो पत्ता साफ कर देंगे नून का वहाँ से, इलेक्टेबल और भी लेके चले जाएंगे। तो ये बड़ी गाढ़ी किस्म की सियासत हो रही है, इसमें कोई नॉर्म्स नहीं है, इसमें कोई ये नहीं देखा जा रहा कि फ़ायदा नुकसान में क्या होगा, सारे अपने ज़ाती मफादात की तरफ। ये सारी चीज़ें देखते हुए माजत के साथ प्राइम मिनिस्टर जैसा बंदा जो असूली कहा जाता है कि जी इन चीज़ों पे नहीं आते, ब्लैकमेल नहीं होते, लेकिन मजबूर हो रहे हैं, कह रहे हैं हैदराबाद भी जाएंगे MCOM के पास। मेरी तो ख्वाहिश थी आबिद कि हमेशा से मैं ये कहता रहा हूँ कि काश प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद कहते जी मैं जा रहा हूँ, मैं इस थिन मेजॉरिटी के साथ हुकूमत नहीं कर सकता, मुझे लाना चाहते हैं तो मुझे मेजॉरिटी में लेके आए, बड़ी में, ताकि मैं इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग से बाहर निकल सकूं। अब छोड़ने का फ़ायदा नहीं है, अब तो यह है कि मुकाबले का वक्त है। अच्छा, आज का फैसला बुरा लगे अच्छा लगे, कल का जो प्राइम मिनिस्टर का फैसला, इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। वो आवाम जो बड़ी तकलीफ में थी, जो ज़हनी तौर पे तैयार थी, 10 रुपये ऊपर है, 10 रुपये कम हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आबिद सुलेरी साहब, आपको भी लगता है कि ज़ाहिर है महंगाई के हवाले से एक ऐसा ये इशू था, हुकूमत भी इससे परेशान थी, वो कि महंगाई अभी भी है, लेकिन इस रिलीफ से आपको लगता है कि आवाम की शिकायत कुछ कम होंगी, हुकूमत को कुछ फ़ायदा होगा इससे? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि रमज़ान में जो कि ऑलरेडी मुसलमानों ने पाकिस्तान में महंगाई का महीना बना रखा है, वो जो एक्स्ट्रा महंगाई पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से होनी थी वो नहीं होगी। तो हमें पता है कि रमज़ान में चीज़ें होट भी होती हैं, शॉर्टेज भी होती है, महंगी भी हो जाती हैं। तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्टर भी अगर साथ में आ जाता कि जी रमज़ान में भी 2 दफ़ा तेल की कीमतें बढ़ती, तो जाहिर है कि वहाँ पे लोग जो हैं वो अपसेट होते हैं कि जी ये इबादत भी हमें नहीं करने दी जा रही और उसमें भी महंगाई का टीका लग रहा है। तो कम से कम जून तक तो ये चीज़ जो है ये टैकल हो जाएगी। अब जून तक ये एक्सटर्नल जो मामला हैं वो कैसे शेप अख्तियार करते हैं, रूस और यूक्रेन का तसादम और कोविड का फैलाव, ये डिटर्मिन करेगा कि क्या ये रिलीफ अगले बजट में जो अगले माली साल में जो कि 1 जुलाई से शुरू होगा, उसमें भी कोई अच्छी खबरें रहेंगी, या पता चलेगा कि जी जुलाई का जो
अगला माली साल शुरू हो रहा है, उसमें मजीद सख्त इकदाम जो है वो करना पड़ गए, चूंकि 4 महीने का रिलीफ दे दिया और उसके बाद आगे रिलीफ नहीं। तो ये भी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। और जी एहतशाम साहब, एक चीज़ आप बताइएगा। देखिए, लोग कह रहे हैं कि इस वक्त अवाम के मसाइल की एक सबसे बड़ी वजह जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी सेल टैक्स हैं, ये बिलावास्ता टैक्स हैं। लोग ये तवक्को कर रहे हैं, एक मुद्दत से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के मसाइल का डायरेक्ट टैक्सेस हैं। देखिए, हुकूमत बजट लेके आती है, बजट का ऐलान हो जाता है ना इतने % टैक्स लगेंगे, लेकिन थ्रू आउट आप देख लें इनडायरेक्ट टैक्सेस की मार चलती रहती है 70% आज भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या हुकूमत इस तरफ नहीं आ रही कि अवाम की मजबूरियाँ, अवाम की मुश्किलात और कमर तोड़ते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस? कि आप माचिस की एक डिबिया लेने जाते हैं, उस पर भी आपको सेल टैक्स देना पड़ता है, इस तरह छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ तक। तो कैसा ऐसा मुमकिन नहीं है कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जाएँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको डिस्करेज किया जाए? देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस तभी बढ़ेंगे जब डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, अदरवाइज तो डायरेक्ट टैक्सेस नहीं बढ़ सकते। और डॉक्यूमेंटेशन तब बढ़ेगी जबकि आपके पास ये जो इनपुट पे टैक्स दे के आउटपुट पे उसको एडजस्ट करने का मैकेनिज्म, जिसको कि पीपल्स पार्टी 2008 में, आपको याद होगा उस वक्त के IMF प्रोग्राम में भी ये एक रिफॉर्म सेल्स टैक्स के नाम से ये आया था, RGST, जिसपे अपोजिशन ने बहुत अपोज किया, वो नहीं चल सका था उस वक्त भी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन, और अब ये फाटफ में भी एक बुनियादी शर्त है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, जिसको कि हम करने की कोशिश भी की जा रही है पाकिस्तान में। तो जब तक आपकी इकोनॉमी पूरी तरह डॉक्यूमेंट नहीं होगी, अगर मैं आज जाता हूँ और जाके लाखों रुपया कैश निकलवा के जो मर्जी चीज कैश में उठा के ले आऊं, तो जाहिर है मैं ना मैं टैक्स दे रहा हूँ, ना वो दुकानदार जिससे मैंने खरीदा वो टैक्स दे रहा है। डॉक्यूमेंटेशन का तो आप भी जिस बुरे तरीके से हमारी ताजर बरादरी देखें इसको अपोज करती है, जलसे जुलूस करती है, वो कहती है किसी सूरत में नहीं इसको मानना, तो फिर ये बेख्वाब भी होगा। इस मसले पे तो सब हुकूमतों ने, मैं दानेदारी से समझता हूँ, कोशिश की है कि डॉक्यूमेंटेशन हो, लेकिन हमारा कारोबारी आदमी इस तरफ आते ही हैं। तो फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बताएं ना, टैक्सेस कैसे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो नहीं लगेंगे? जी, वही आपके सवाल का जवाब इसी में आ गया ना। तो ये किसी ना किसी को ये कड़वी गोलियां निगलनी है। और सेल्स टैक्स, मेरा नहीं ख्याल के वो रेवेन्यू के लिए है। सेल्स टैक्स मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि सेल्स टैक्स का मकसद ये है कि आप वो टैक्स नेट में आए, डॉक्यूमेंटेशन में आए। रेवेन्यू के लिए हुकूमत के पास और 101 जराए जो है वो मौजूद हैं। जितनी तेजी से इम्पोर्ट बढ़ रही है, वहां से सारा इम्पोर्ट टैक्स इकट्ठा हो रहा है ना। लेकिन आई होप के ये जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन POS जो बने हैं, पॉइंट ऑफ सेल, आपने देखा कि वहां पे आप लोगों ने जो है पक्की रसीद मांगना शुरू कर दी, चूंकि लकी ड्रॉ में वो शामिल होते हैं। तो आई होप के इस तरह के छोटे छोटे जो इनिशिएटिव्स हैं ये कामयाब हो और अल्टीमेटली हम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आए, ताकि डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स से जान छूटे। सही। अच्छा एहतशाम साहब, एक मसला ये भी है कि जब भी हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो एकदम किरायों में इजाफा हो जाता है, फिर आम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है। लेकिन जब इन्हीं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आती है तो हम देखते हैं कि सूरत हाल वहीं की वहीं होती है, ना किरायों में कमी आती है, ना आम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी आती है। यहाँ चेक एंड बैलेंस रखने की कितनी ज़रूरत है? इसके लिए तो सोनिया, मेरा ख्याल है आबिद साहब ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। बुनियादी इसमें जो बात समझ आती है, वैसे तो रॉकेट साइंस नहीं है, कि हुकूमत बजट बनाते वक्त तय कर लेती है कि पेट्रोलियम लेवी में हमने कितने पैसा इकट्ठा करना है। बाकायदा फिगर आ जाता है कि जी 200 अरब, 400 अरब, 600 अरब। और फिर उस दौरान अगर पेट्रोल की प्राइसेस नीचे भी आए तो हमने देखा कि बढ़ती है, रुपयों में कम होती है जनाब, वो पैसों के अंदर वो हुकूमत देने की पोजीशन में नहीं होती है। हुकूमत के पास कुशन ही नहीं होता कि हुकूमत कहीं से रोक के काम कर सके। बहुत कम हुआ है कि आपने देखा हो कि रुपयों में, मैंने देखा है पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना वो कम हुई है, वरना बढ़ाने में हुकूमत शेर होती है और कम देने में दूर होती है। सही, ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जरूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।